चलते चलते में जो कल हुआ तो उसके बाद रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले आरिजी ममालिक, ठीक है, क्या था? सैन्य विभाग था। इसके प्रमुख को दीवाने अर्श। आरिजी ममालिक जो था दीवाने अर्श का, दीवाने अर्श जिस डिपार्टमेंट का बात है, आरिजी ममालिक दीवाने अर्श का मतलब हेड होता था। प्रमुख कार्य क्या था? सैनिकों की भर्ती करना प्रमुख कार्य करना। आप लोग बताइए, इंसा ममालिक किस प्रकार का डिपार्टमेंट? इंसा ममालिक, पतनाचार पता विभाग था। चला विभाग। इंसा ममालिक। रसालत ममालिक किसका कैसा विभाग था? रसालत ममालिक किस विभाग का हेड होता विदेश था? विभाग। विदेश विदेश विभाग विभाग था। का रसालत ममालिक के अधीन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते वकील सदर, क्या था? वकील सदर क्या काम करता था? शाही शाही महल महल प्रकार सुल्तान के के व्यक्तित्व व्यक्तिगत का सेवाओं सेवा का प्रबंध प्रदान करना। करना। के सेवाओं का प्रबंध करता था। शर ए जदार, शर ए जंदार क्या था? तो सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान सुल्तान के था। अंगरक्षक का एक पर था प्रधान। अमील ए बहर, अमील ए बहर आंतरिक नौकायन तथा जल मार्गों का नियंत्रण करता था। उसके अमीर मजलिस क्या करता था? दावत का। तो सभाओं एवं दावतों जैसे विशेष उत्सवों का मतलब प्रबंध करता था। मुस्तौफी ममालिक क्या था? महालेखा परीक्षक था। मुशरिफ ममालिक के बाद के महालेखाकार था। दीवान रियासत क्या था? बाजार नियंत्रण प्रणाली था, इसी को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। शहनाय मंडी जो था बाजार मूल्य नियंत्रण बाट प्रणाली की जांच करता था। मजूमदार की बात करेंगे, आए हुए को ठीक करता था। मुहसिब जो था आचरण अधिकारी था, क्या था? लोगों के आचरण पे नजर रखता था। मत्सरिफ की बात करेंगे, शाही कारखाने की देखभाल करता था। बरीद मुवाली की बात करेंगे, सूचना देता है। गुप्तचर विभाग का मतलब क्या था? प्रमुख था। सदर उस सुदर की बात करेंगे, धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख था। ठीक है, खजीन की बात करेंगे, ठीक है, राजकीय आय को संग्रहित करता था। काजी उल कुजात की बात करेंगे, न्याय विभाग का प्रधान था। ठीक है, मुफ्ती की बात करेंगे, धर्म की व्याख्या करता था। अमीर ए दाद की बात करेंगे, बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट था। कोतवाल कौन थे? तो भाई साहब शहरों की शांति और व्यवस्था के लिए कोतवाल जो था उत्तरदायी था। अब आते हैं सल्तनत काल के प्रमुख विभाग में उनके कार्य। सबसे पहले दीवान विजारत, दीवान विजारत वजीर का विभाग था, इस सुल्तान के बाद सबसे प्रमुख था। दूसरे दूसरे विभागों पे भी मतलब नजर बना के कौन रखता था? तो दीवान विजारत ही रखता था, क्योंकि सबसे प्रमुख विभाग था। ठीक है, दीवान आरिज की बात करेंगे, या फिर दीवान आरिज सैन्य विभाग था। ठीक है, ध्यान में रखें, बलबन के समय बना था ये। दीवान रिसालत की बात करें, विदेश विभाग था, कुछ मामलों में धार्मिक कार्यों को भी देखता था। दीवान इंसाफ फिर दीवान अशरफ, ठीक है, पत्राचार विभाग था। शाही घोषणाएं होती थी, राजा का जो घोषणा होता था, ठीक है, जो भी पत्राचार होते थे प्रांतीय गवर्नरों के मध्य, ये सब अधिकारियों को पत्र भेजना इन्हीं के काम था। दीवान अमीर को एक कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान मुश्तक राज जो था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया, नया विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने बताया। दीवान मुश्तक राज राजस्व विभाग था। दीवान खैरात की बात करें, दान विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने खैरात विभाग, जो कि गरीब मुस्लिम कन्याओं का विवाह वगैरह करना काम था, अनाथों की मदद करना था। खैरात देना नहीं बोलता है, खैरात मिल रहा है क्या, फ्री का पैसा, खैरात, तो ये दीवान खैरात था। दीवान इस्तखाक की बात करें, पेंशन विभाग था, फिरोज तुगलक के समय बना था पेंशन विभाग। जो लोग कर्मचारी जो था अवकाश मिल जाता था, मतलब रिटायर हो गए, उनको पेंशन देने का कार्य करती थी। दीवान बंदगान जो था दास विभाग का, फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया था इसको। दीवान वकूफ की बात करेंगे तो वे विभाग था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित का। दीवान कजा ममालिक की बात करेंगे, न्याय विभाग था, न्याय संबंधी कार्य करता था। नाइब ए मामलिकियात, ठीक है, बहराम शाह के द्वारा बना था, सत्ता का केंद्र बिंदु था। ठीक है, नाइब ए मामलिकियात जो था ये प्रमुख विभाग था। ठीक है, सत्ता का केंद्र बिंदु यहीं पे आ गया था, मतलब राजा के बाद, ठीक है, राजा के बाद या फिर राजा का संपूर्ण शक्ति जो था नाइब ए ममालिक के पद पे भी था। ठीक है, बात करेंगे इसके समय में, नसरुद्दीन बलबन। के समय में, नसरुद्दीन महमूद के समय ये पद बलबन को मिला था। मतलब नसरुद्दीन महमूद शासक तो था, सुल्तान तो था, लेकिन सारा शक्ति जो थी नाइब के हाथों में आ गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बहराम शाह के समय नाइब का पद जो था बहराम शाह के समय में बना था, ध्यान में रखना है। ठीक है, और मैंने इससे एक और भी प्रश्न आप लोग को बताए थे। ठीक है, इससे कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। इस पद पे बनने वाला पहला कौन था? नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, आप लोग को बताया होंगे तो याद तो होगा नहीं, तो मुझे लगता है देख लेना चाहिए। हाँ, ठीक है।
इस पद पे नाइब के पद पे बनने वाला पहला व्यक्ति नाइब में मुलाकात का सृजन किया, ठीक है, और वास्तविक शक्ति नायब पे था, बहराम से अपनी पृथ्वी के साथ एतगीन, ठीक है, ध्यान में क्या नाम था उसका, एतगीन था। इन नायब के पद पे बनने वाला जो पहला व्यक्ति जो था एतगीन था, ठीक है, कौन था, एतगीन था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये पद जो था सर्वप्रथम किसे मिला, एतगीन को मिला। नाइब का पद सर्वप्रथम किसे मिला था, एतगीन को मिला था, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद के पास ये पद किसके पास था, बलबन के पास। हाँ ठीक है, ध्यान रखेंगे, बलबन के पास था, ठीक है। यकीन नहीं भड़काया था तुर्कों को उसको मारने के लिए। तो बहराम बाद में एतगीन की हत्या भी हो गई थी, ठीक है, हम्म, तो ध्यान रखिएगा, यही मैं बता रहा था आपको। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे सारे प्रश्नों को हम लोग देख लिए, तब मुख्यतः हम लोग चलेंगे कहाँ पे, तो प्रांतीय प्रशासन की तरफ चलेंगे, जहां से खूब प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से मन लगा के ध्यान लगा के सुनिएगा, कल्याण होगा, ठीक है। चलते प्रांतीय प्रशासन की तरफ चलेंगे। तो 14वीं सदी में सल्तनत के विस्तार के कारण प्रांतों को जिलों में बांट दिया गया। क्या किया गया, तो सल्तनत के, ठीक है, ध्यान में रखें क्या क्या प्रांतों को किसमें बांट दिया गया था, प्रांतों को जिला में बांट दिया गया, ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। तो 14वीं सदी में सल्तनत के विस्तार के लिए प्रांतों को जिलों में बांट दिया गया, जिसे क्या बोले, सिख कहते थे, ठीक है, सिख। और सिख का जो मतलब हेड जो होता था उसको क्या बोले, शिकेदार कहते थे। क्या बोलते, सिख के हेड को क्या बोलते थे, शिकेदार कहा जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल, सिखों की स्थापना बलबन ने की थी। सिख का शासक क्या कहला, सिकदार कहलाता है, ठीक है। और सिखों की स्थापना किसने की थी, बलबन ने की थी। बलबन। एक शहर या 100 गांव के समूह का शासक अमीर ए सादा कहलाता है, ठीक है। एक शहर या 100 गांव के समूह के शासक को अमीर ए सदा कहते थे। शासक की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन और पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी, ध्यान में रखेंगे। गांव के मुख्य अधिकारी, ठीक है, पटवारी, ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। और 7वीं बीपीएससी में चौधरी से प्रश्न पूछा था, ठीक है, मुकद्दम से प्रश्न पूछा था, मुकद्दम किस तरह का काम करता था, और 7वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, पेपर पलट के देख लीजिएगा, ठीक है। मुख्य पटवारी, मुख्य अधिकारी के बारे में पटवारी, जो कि लेखाकार होता था, अभी भी होता है पटवारी, यूपी में तो होता है। चौधरी थे, पूत थे। दूसरा जो मुकद्दम, मुकद्दम जो होता था क्या होता, मुखिया होता था, जो शासन के लगान वसूल करने में मदद करते थे, ठीक है। तो गांव के मुख्य अधिकारी में आपको क्या मिलेंगे, पटवारी, चौधरी, खूत और मुकद्दम। मुकद्दम जो होता था क्या होता था, मुखिया होता था, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है, खूत, चौधरी, मुकद्दम का जो विशेषाधिकार जो था इनसे छीन लिया गया था, ठीक है। इनके बाद फिर से आके कौन दे देगा, तो इनके बाद कौन आएगा, तो इनके बाद जो आता है क्या नाम आता है, एफएसटी जो था वो मतलब दे देता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या किया गया, छीन लिया गया था, ठीक है। प्रत्येक राजस्व को इकट्ठा करते राजकोष में जमा करना ठीक है, था। अगला वंश देता है। क्या, पीढ़ी के बाद जो वंश आता है ना वो देता है अधिकार, ये वाला। लेकिन जो जमीन था ना इसका अगला दिया था। अच्छा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय खुद चौधरी मुकद्दम के विशेषाधिकारों को छीना गया था, देखेंगे, ध्यान में इसको रखेंगे। प्रत्येक उप क्षेत्र में आमिल नाम का एक पदाधिकारी होता है, जो राजस्व इकट्ठा करके राजकोष में जमा करता है। आमिल का काम क्या होता था, तो आमिल का काम होता है राजस्व को इकट्ठा करना, उसको राजकोष में मतलब क्या करना, डाल देना, ठीक है। धन इकट्ठा करना। तुर्की प्रशासन व्यवस्था में सैनिक संगठन का विशेष महत्व था। सैन्य संगठन किस पद्धति पे मतलब स्थापित किए जाते थे, ये प्रश्न पूछा है, तुर्की और मंगोल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजस्व के लिए उन्होंने भारतीय प्रथा को अपनाया था, लेकिन सैनिक संगठन के लिए किसे, तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित इनके सैन्य संगठन, ठीक है। तुर्की प्रशासन में मतलब दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, सैनिक संगठन का विशेष महत्व। सैन्य संगठन मुख्यतः किस पे आधारित था, तो तुर्क और मंगोल पद्धति पे, ठीक है, याद आएगा, इंपॉर्टेंट है। सुल्तानों की सैनिक शक्ति उनके सैनिक बल पर निर्भर करती थी। अमीर, खान, मलिक, ये सब उपाधियां सैनिक से लेनी थी। अमीर जो होता था, ठीक है, खान जो होता था, मलिक होता था, ये सबके सब क्या थे, ये सबके सब सामंत थे एक तरह से। इनके पास बहुत अधिक सैनिक होते थे, जब राजा को जो आवश्यकता होता था ये सैनिक अपना देते थे। इसलिए कभी कभी बहुत सारा अमीर आपस में मिल जाते थे, ठीक है, राजा को ही मतलब सल्टाने की कोशिश करते थे, क्योंकि सैनिक इनके पास होता था, राजा के पास अपनी कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, ठीक है, बहुत बड़ी अस्थायी सेना नहीं होती थी, जब क्योंकि अस्थायी सेना का रख रखाव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। तो अमीर के पास अपना सैनिक होता था, खान के पास होता था, मलिक के पास होता था। और जब 8 को 10 को अमीर जब मिल गया तो फिर सुल्तान को ही निपटा देता था, ठीक है। इल्तुतमिश के काल में विभिन्न क्षेत्रों की सेनाएं कहलाती थी। केंद्रीय सेना को हमस ए कल्ब या फिर कल्ब ए सुल्तानी कहते थे। प्रांतीय सेना को हमस ए अतरफ कहते थे। शाही घुड़सवार को सवार ए कल्ब कहते थे। सुल्तान का व्यक्तिगत की बात करेंगे, शमसी घुड़सवार जो होता था, जहां पे कल्ब लग गया ना वहां पे शाही होगा, ठीक है, ध्यान में रखें, कल्ब लग गया तो क्या होगा,
शाही होगा, ठीक है। तो केंद्रीय सेना क्या होगा, शाही सेना होगा। तो इनकी संख्या कम होती थी, ठीक है। इसको हम से कल्ब या फिर कल्ब सुल्तानी कहते थे। शाही घुड़सवार को सवार ए कल्ब कहते थे। प्रांतीय सेना को हस्म ए अतरफ कहते थे। और सुल्तान की व्यक्तिगत सेना क्या कहलाती थी, तो सुल्तान की व्यक्तिगत सेना शमसी घुड़सवार कहती थी। जियाउद्दीन वर्नी के अनुसार सबसे छोटी सैनिक इकाई सरखेल तथा सबसे बड़ी सैनिक इकाई खान की थी। तो सबसे बड़ी सैनिक इकाई कौन थी, खान की थी। और सबसे छोटी क्या था, सरखेल। खान के ऊपर सुल्तान होता था। ये वर्गीकरण निम्न आधार पे था। देखिए सबसे पहले सरखेल होता था। सरखेल जो था 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान जो था, तो उसको सरखेल बोलते थे। सीफा सलार में क्या 10 सरखेल होता था। 10 सरखेल के मतलब 10 गुने 10, सब में 10 से गुना होते चलेगा। क्या होता था, 1000 घुड़सवार होता था, ठीक है। अमीर के पास कितना, 10 सीफा सलार का एक अमीर होता था। अमीर के पास कितना होता, 1000 घुड़सवार होता था। उसके बाद आते मलिक आते थे। मलिक के बाद 10 अमीर के बराबर का एक मलिक होता। उसके बाद 10,000 घुड़सवार होता था। उसके खान आता था। खान के पास कितना घुड़सवार होता था, 1,00,000 घुड़सवार होता था, ठीक है। और उसके बाद सबसे ऊंचा पद जो होता था सर्वोच्च होता था, ठीक है। ये किसने बताया, ये जो आपने देखा, ये जो आपने वर्गीकरण देखा है जियाउद्दीन बर्नी के हिसाब से, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो ध्यान में रखेंगे, तो ध्यान में नहीं, तारीख फिरोजशाही, ठीक है। तबकाते नासिक मिनाजुल सिराज की किताब है, ठीक है। इधर उधर मत कीजिए आप लोग, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई सरकेल होती थी। सबसे ऊंचा कौन होता था, सुल्तान होता था, ठीक है। सरकेल, फिर सीफा सलार, फिर मतलब अमीर, फिर मलिक, फिर खान, और फिर मतलब क्या होगा, सुल्तान होगा, ठीक है। ये सबके सबके इसको आगे चल के ना जहांगीर भी इसी तरह का व्यवस्था लागू करता है, जिसको बोलते हैं दशहला, ठीक है। दशमलव प्रणाली कैसे कुछ कहा जाता है, मतलब वो भी इसी तरह का था, इससे मिलता जुलता था, ठीक है। अरे सेन दशहला प्रणाली वो तो राजस्व को लेकर था ना। दशमलव प्रणाली की मतलब सेना का ना 10 के रेशियो में बांटा था, ठीक है। वो जहांगीर ने किया था। मुगल पढ़ेंगे तो बता देंगे, ठीक है। अब 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी मलिक होता था। खान एक आदर्श सूचक उपाधि, क्या सिंह अस्पा 2 अस्पा करके बांटा था। हाँ, सिंह अस्पा 2 अस्पा, ठीक है। वो 10 के रेशियो में वो भी चलता था, ठीक है। वो जहांगीर का था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी मलिक होता था, ठीक है। खान एक आदर्श सूचक उपाधि बन गई थी। आप देखिए कर व्यवस्था से प्रश्न पूछता है। कैसे प्रश्न पूछते हैं, सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर होते थे। सबसे पहले उसर होता था, फिर खराज होता था, फिर होता था खुम्स होता था, ठीक है। फिर जकात होता था, फिर जजिया होता है, ठीक है। आप देखें क्या था, उसर जो था ना मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, ठीक है। मुसलमानों से जब वो वसूलते थे उसको क्या उसर कहते थे। देखिए उसर और खराज दोनों एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है। जजिया और जकात भी एक प्रकार का टैक्स है। इनसे ध्यान में, इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। जकात और जजिया एक प्रकार के कर थे, और उसर और खराज एक प्रकार के थे। अब मैं एक प्रकार के क्यों बोला, क्योंकि भूमि पे लगता था, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये किस प्रकार का, ये धार्मिक कर था। अब बोलोगे तो दोनों में अंतर क्या है, तो एक हिंदू से मतलब एक मतलब गैर मुस्लिम से लेते थे, एक मुसलमानों से लेते थे। अब उसर की बात करें, मुसलमानों से लिया जाने वाला था, जो कि मतलब कितना होता था, 5 से 10% होता था, बहुत कम होता था। गैर मुसलमानों से यही कर जो लेते थे लगभग 33, 1/3 से 1/2, मतलब 33% से लेकर 50% तक वसूलते थे, जो गैर मुसलमान होते थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसर और खराज की बात करेंगे तो दोनों के दोनों मतलब क्या थे, ये दोनों को दोनों कर थे, ठीक है। दोनों को दोनों क्या थे, टैक्स थे। लेकिन एक की बात करेंगे, एक मुसलमान से वसूलते थे, एक मतलब गैर मुसलमान से। हिंदू नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय सिख भी थे, तो गैर मुसलमान से वसूलते थे। सिख तो नहीं आया था, सॉरी, लेकिन सिख नहीं आया था, लेकिन दूसरा रिलीजन कोई भी समझ लीजिए, ठीक है। तो उनसे वसूलते थे, ठीक है। तो ये होता था 33 से लेकर 50% तक वसूलते थे। 1/3 और 1/2 के बीच में होता था, मैक्सिमम 1/2 तक गया था। लेकिन उसर जो थे मात्र 5 से 10% थे। तो उसर को कम इसलिए रखा जाता था ताकि बहुत सारा जो गैर मुसलमान जो है वो मतलब क्या करे, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, ताकि उनको कर कम देना पड़े। अब आते हैं लूट। लूट का धन जो होता था खुम्स कहते थे, खुम्स। अब किस प्रकार का, इसे लूटा हुआ धन होता था, खानों से मिला हुआ धन होता था, भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त धन होता था, जिसमें, ठीक है, ध्यान रखें, जिसमें ध्यान रखें, यहाँ 2 फैक्ट बनता है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। जिसमें 20% की बात करेंगे राज्य का होता था, 80% जो आदमी लूट कर लाया उसको। अगर मान लीजिए हमको कोई संपत्ति भूमि में गड़ा हुआ मिला, तो उसमें अगर मान लीजिए 10 रुपया मिलता है, तो राज्य बोलता है भाई साहब सुनो, 10 रुपया मिला है ना, ठीक है, 2 रुपया मुझे दे दो, 8 रुपया तुम रखो, ठीक है। 1/5 हिस्सा किसे दे देना था, राज्य को देना था, ठीक है। 4/5 हिस्सा उसका होता था जो उसको लाता था, ठीक है।
अगर लूट का धन है तो जाहिर सी बात है सैनिकों का हो सकता है, सैनिक लूट कर लाया तो भाई साहब सैनिकों को मिल गया। ठीक है, जितने सैनिक गए आपस में 4/5 धन मिला, बांट लिया। भूमि में गड़ा हुआ धन की बात करेंगे, इस सब में 4/5 जो लाता था उसका होता है, राज्य का हिस्सा कितना होता था, 1/5 होता था। लेकिन फिर आता है, ठीक है, फिरोज तुगलक को छोड़कर सभी शेष ने, ठीक है, अलाउद्दीन, गयासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक 4/5 को अपने लिए रखा। ठीक है, ये जो व्यवस्था जो था फिरोज तुगलक के समय में था, ये जो बला देख रहे हैं 4/5 भाग सैनिकों का अधिकार होता, फिरोज तुगलक को छोड़कर शेष सभी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने तथा मोहम्मद तुगलक ने 4/भाग अपने पास रखा। ठीक है, 4/5 भाग क्या किसके पास रखा था, ज्यादातर लोगों ने 4/5 भाग जो था किसके पास रखा था, ठीक है, राजा को 4/5 और 1/5 मतलब क्या, जो लेकर आया उसका। ठीक है, बाकी फिरोज शाह तुगलक के समय में ये बहुत कम था, फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या था, 4/5 मतलब क्या होता था, जो लेकर आया उसका, 1/5 मतलब किसका, राज्य का। बाकी लोगों ने बोला अच्छा नहीं, बाकी लोगों ने बोला 4/5 जो होगा किसका होगा, ठीक है, 4/5 राज्य को होगा और 1/5 जो लेकर आया उसका। फिरोज तुगलक के समय में 4/5 जो लेकर आया उसका और 1/5 राज्य का। ठीक है, किसी ने लगाया ही नहीं था, किसी ने लेने से इनकार कर दिया। किसने लेने से इनकार कर दिया था, बोला था हम नहीं लेंगे। खुम्स में हिस्सा किसने लेने से इनकार कर दिया था, शायद सिकंदर लोदी ने किया था, पर गूगल करके बताइए तो खुम्स में किसी भी प्रकार का हिस्सा साधु नहीं लेता था। ठीक है, श्योर नहीं हूं। ठीक है, बात करें जकात, मुसलमानों का धार्मिक कर, ठीक है, 2 से लेकर 2.5% तक जकात होता था, जो उन्हीं पर वे किया जाता था, आसानी से लेकर उन पे खर्च उन्हीं पे उपयोग होता था। जजिया जो होता था गैर मुसलमानों पर लगाया जाना धार्मिक कर था, ये कोई फिक्स नहीं था। ठीक है, बढ़ते घटते रहता था। ठीक है, सर्वप्रथम जजिया भू राजस्व के साथ साथ वसूल किया जाता था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे पृथक बना दिया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर भी, ठीक है, विधवाओं वगैरह सबके ऊपर मतलब इसने जजिया लगाया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, ध्यान में रखेंगे। अब आते इक्ता व्यवस्था। ठीक है, इक्ता व्यवस्था एक प्रमुख व्यवस्था थी जो कि किसके समय इंट्रोड्यूस हुई थी, इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के समय। बिल्कुल किसके समय विकसित हुई थी, ध्यान में रखें, इल्तुतमिश के समय इक्ता व्यवस्था जो थी विकसित हुई थी, ध्यान में इसको रखेंगे। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने भारत में सामंती प्रथा को खत्म करके, ठीक है, दूर दराज के क्षेत्रों को केंद्र से जोड़ने के लिए इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इल्तुतमिश के समय इक्ता की 2 श्रेणी थी, एक खालिसा भूमि से बाहर प्रांतीय स्तर की इक्ता जो कि उच्च वर्ग के अमीरों को दी जाती थी, और जिसके पास राजस्व संबंधी एवं प्रशासकीय 2 अधिकार होते थे। इस तरह के इक्ता प्राप्त व्यक्ति को मुक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुक्ता कहा जाता था। तो खालसा भूमि से बाहर प्रांतीय स्तर की इक्ता को उच्च वर्ग के अमीरों को दिया जाता था, जिसके पास राजस्व संबंधी एवं प्रशासकीय 2 अधिकार होते थे। इस तरह के इक्ता प्राप्त व्यक्ति को क्या बोलते थे, तो मुक्ता कहते थे। गांव को जोड़कर बनी, ठीक है, गांव को जोड़कर बनी छोटी इक्ता जिसे सुल्तान अपने सैनिकों का वेतन के रूप में देता था, यह खालिसा का ही अंग होता था। इन इक्तादारों की राजस्व संबंधी प्रशासनिक अधिकार नहीं होता था। ठीक है, तो जो अमीर को जो इक्ता जो प्राप्त होता था ना, उसको मतलब 2 प्रकार के अधिकार होते थे, राजस्व संबंधी एवं प्रशासकीय दोनों अधिकार होते थे। गांव को जोड़कर बनी छोटी इक्ता जिसे सुल्तान अपने सैनिकों को वेतन के रूप में देता था, तो उनके पास ऐसे जो इक्तादार जो होते थे उनके पास राजस्व संबंधी एवं प्रशासनिक अधिकार नहीं होते थे। इक्ता को ना एक दूसरे को ट्रांसफर भी किया जा सकता है, जैसे हम अगर है ना, मेरे पास अगर इक्ता मिल गया तो हम चाहते किसी दूसरे को भी दे सकते थे। लेकिन बलबन जो था ना, बलबन ने इक्ता को जीवन भर के लिए, ठीक है, हस्तांतरित पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया तथा इक्तादारों पर निगरानी रखने के लिए 1279 में ख्वाजा नाम का मतलब एक अधिकारी को भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इक्ता जीवन भर के लिए एवं हस्तांतरित, जीवन भर के लिए एवं, ठीक है, हस्तांतरित पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाए थे, इक्तादारों पे, ठीक है, तब बलबन ने लगाए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बलबन ने लगाए थे। एक किसी ने हेरिडेटरी भी बनाया था ना इक्तदारी सिस्टम को। हेरिडेटरी मतलब ये वंशागुणित हेरिडेटरी ही था। ठीक है, हेरिडेटरी ही था। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया ना, इक्ता, इसने मतलब क्या, बलबन ने क्या किया था, बेच देते थे लोग। जैसे मान लीजिए अगर हम इक्तादार है ना, अगर हम चाहे तो हम इसको बेच देते थे। गांव देहात में एक प्रथा होती है, गांव में ना सभी लोग अपना धोबिन, क्या बोलते हैं, ठीक है, सब कुछ होता है, अपना अपना होता है, जो कि शादी ब्याह में देखिएगा ना तो वो लोग आएंगे तो कभी कभी वो लोग ना बेच भी देते हैं। ठीक है, सब अपना ई टोला को बेच देते हैं, मेरा है तुम ले लो। ठीक है, तो उसी तरीके से ध्यान में रखेंगे, इक्तादार भी क्या करते थे, बेच देते थे मतलब, तो इसको बलबन ने रोक दिया था। अलाउद्दीन ने इक्ता को असीमित विस्तार पे रोक लगाने का प्रयास किया, उसने सैनिकों को नगद देना प्रारंभ किया। ठीक है,
तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता का समिति विस्तार पर रोक लगा दिया और उसने मतलब उसको इक्ता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि सैनिकों को उसने क्या देना शुरू किया, तो नगद देना शुरू किया। ठीक है, उसने सैन्य व्यवस्था के लिए, ठीक है ध्यान रखें, नगद देना का शुरुआत किया था। घोड़ा दागने की प्रथा, ठीक है, हुलिया लिखने की प्रथा जो थी चल रही थी, उसको और भी व्यवस्थित ढंग से और भी अच्छे तरीके से किया। सैनिकों के लिए दीवाने अर्ज विभाग जो बना था उसको खुद ही देख रेख करने लगा। ठीक है, तो बहुत सारा इन्होंने सुझाव, बहुत सारा चेंज इन्होंने किया था। मोहब्बत तुगलक इक्ता व्यवस्था में सुधार करते हुए मुक्ता तथा बलि से राजस्व से जुड़े समस्त अधिकार वापस लेकर बलि उर खराज नामक नए अधिकारियों को दे दिया। ठीक है, मोहब्बत तुगलक इक्ता व्यवस्था में सुधार करते हुए मुक्ता तथा बलि से राजस्व से जुड़े समस्त अधिकार वापस लेके किसे दे दिया, इसे बलि उर खराज नामक एक अधिकारी को दे दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब फिरोज तुगलक ने इक्ता व्यवस्था में पुनः परिवर्तित करते इक्ताओं पे, ठीक है ध्यान में रखेंगे, इक्तादारों को वंशागुणत अधिकार प्रदान कर दिए, जो कि किनके समय सीना गया था, बलबन के समय सीना गया था। ध्यान में रखेंगे, पहले भी वंशागुणत था, बलबन ने छीन लिए, अलाउद्दीन ने भी बोला समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन के समय तो इक्तादारों की कोई शक्ति थी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर से एफएसटी ने मतलब क्या किया, इक्तादारों को वंशागुणत अधिकार प्रदान कर दिए। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, सर्वाधिक इक्ता प्रदान की गई थी। ध्यान में रखिएगा, यह व्यक्ति बहुत दिलदार आदमी था, जो मांगता था बोलता ले लो, घूस लेना है ले लो, उसने घूसखोरी की बढ़ावा दी थी इसने। ठीक है, तो इक्तादार इसके समय में सर्वाधिक प्रसन्न थे, किसी को मना नहीं करता था ये। सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के मुख्यतः तीन तरीके प्रचलित थे। कौन कौन था, सबसे पहले बटाई। बटाई का मतलब समझ ही रहे, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। गांव देहात में भी आज भी बटैया की प्रणाली प्रचलित है। किसी के पास खेत है तो उसके पास लेबर काम करने के लिए नहीं है, किसी के पास श्रम शक्ति है तो उसके पास खेत नहीं है। तो जिसके पास खेत होता है बोलता है देखो हम अपना खेत तुमको दे रहे हैं, तुम इस पे खेती करो और उपज का कुछ हिस्सा हमको भी दे देना, उसको बटाई बोलते हैं। ठीक है, इस समय भी सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के मुख्यतः तीन तरीके प्रचलित थे। पहला तरीका बटाई था, वास्तविक उपज में से राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाता था। बटाई का अन्य नाम देखिए किस्मत गल्ला, गल्ला बख्श, ये दोनों इंपोर्टेंट नाम है, कई तरह का पूछा गया है। अब बटाई किस तरह का होता था, बटाई भी कई तरह का होता था। तो सबसे पहले खेत बटाई होता था, समझ रहे हैं, खेत बटाई। खेत बटाई मतलब खेत में मतलब फसल होने से पहले बटैया हो गया, इसी रेशियो में होगा। ठीक है, चाहे फसल कुछ भी हो मतलब नहीं है, लेकिन इसी रेशियो में बटेगा, मतलब 60-40 में बटेगा। उसके बाद होता था खड़ी फसल पे बटाई। आप मान लीजिए खेत पे फसल लगा लिए, लेकिन मतलब अब फसल तैयार हो गया, अब खड़ी फसल है, उस रेशियो में बटाई होता था। लंक बटाई होता था, लंक बटाई मतलब फसल टूट गया, ठीक है, फसल टूट गया लेकिन फसल जो है ना पूरे प्रोसेस नहीं किया गया, ठीक है, डाली लगा हुआ तो उसको बोलते थे बिना भूसा हटाए। उसका रास बटाई, रास बटाई जो होता था अनाज में होता था भूसा हटाकर। तो सबसे पहले खेत बटाई होता था, फसल अभी नहीं लगा, खेत खाली है। उसके बाद होता था, सॉरी खेत बटाई जो होता था खरी फसल पे होता था, मिस्टेक, ठीक है। खेत बटाई किस पे होता था, खरी फसल पे होता था। एक होता लंक बटाई होता था, तो लंक बटाई होता था बिना भूसा हटाए हुए। फिर होता था रास बटाई, रास बटाई जो था भूसा हटाकर बटाई होता था। तो कितने प्रकार के बटाई, 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन, खेत बटाई जो कि खरी फसल पे, लंक बटाई ध्यान रखें बिना भूसा हटाए, रास बटाई की बात करें भूसा हटाकर, ठीक है, जो कि सिर्फ अनाज में होता था। कितने प्रकार का बटाई, तो 3 प्रकार का बटाई प्रचलन में था। अब आते हैं मसाहत, भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली की अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित करवाया था। तो मसाहत प्रणाली को किसने विकसित किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या होता था इसमें, तो भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब क्या किया था, प्रचलित किया था। अब आते हैं मुक्ताई, ठीक है, ध्यान रखें मुक्ताई, यह लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली है। यह हिस्सा बाट प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मुक्ताई की बात करेंगे कि यह लगान प्रणाली की एक मिश्रित प्रणाली थी। यह हिस्सा किसने विकसित, यह हिस्सा बाट प्रणाली पे क्या थी, आधारित थी। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य पद्धति कनकुट कहलाती थी। इसमें लगान का निर्धारण अनुमान के आधार पर किया जाता था, ठीक है। कनकुट में क्या होता था, लगान का निर्धारण तो होता था लेकिन किसके आधार पर, अनुमान के आधार पर। कैसे, ठीक है, अनुमान के आधार पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कनकुट में। मसाहत में क्या होता था, मसाहत में, तो मसाहत में भूमि की पैमाइश होती थी, ठीक है, भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। और एक होता था मुक्ताई, ठीक है, मुक्ताई में क्या होता था, ये लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली थी। यह हिस्सा बाट प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने बटाई देखा, मसाहत देखा, मुक्ताई देखा, एक है कनकूट। ये सारे के सारे मतलब किस प्रकार का प्रयोग में आते थे? तो सारे के सारे प्रयोग आते थे किस लिए? तो ये सारे के सारे राजस्व निर्धारण के मुख्य तरीके थे। बटाई में हम लोग देखा खेत बटाई जो कि खड़ी फसल पे होता था। लंक बटाई भूसा हटाकर, बिना भूसा हटाकर, उसे रास बटाई, रास बटाई में भूसा हटाकर सिर्फ अनाज में होता था। उसका मसाहत, मसाहत को किसने डेवलप किया था, किसने विकास किया था मसाहत को? तो इसका विकास किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये किस प्रकार से होता है मसाहत? कैसे होता है? तो भूमि की पैमाइश, मतलब भूमि को नाप के मसाहत करते थे। मुक्ताई क्या होता था? ये लगान निर्धारण की एक निश्चित प्रणाली थी, ठीक है, ये मतलब बांट प्रणाली पे आधारित थी। उसके मुक्त, इसके बाद क्या था? कनकूट। कनकूट का मतलब अनुमान लगा के भूमि का बंटवारा करते हैं। भूमि पे लगान का निर्धारण कैसे करते थे? अनुमान के साथ। ये सर आवृत्ति के राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कौन सा व्यवस्था देख लिए? तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे खेती को लेकर, ठीक है, राजस्व देखा, ठीक है। अब देखेंगे राजस्व व्यवस्था। अलाउद्दीन ने राजस्व बकाया की वसूली के लिए बिजारत नाम की एक शाखा स्थापित की जिसे मुश्तक राज कहा जाता था। तो दीवाने बिजारत, ठीक है, अलाउद्दीन ने राजस्व बकाया की वसूली के लिए डिपार्टमेंट बना बिजारत। क्योंकि जो मुक्तादार जो भी मतलब ये होते थे ना, क्या बोलते थे, इक्तादार वगैरह, ये समय पे पैसा नहीं देते थे सुल्तान को, इसीलिए इस पे अलाउद्दीन ने आया तो सबसे पहले इस पे मतलब सख्ती लगाई। अब बिजारत की एक शाखा स्थापित की, इसके हेड को मुश्तक राज कहते थे। राहट का पहला विस्तृत लिखित विवरण 16वीं शताब्दी के बाबरनामा मिलता है। राहट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए राहट क्या था, तो एक प्रकार का क्या बोले, राहट क्या बोलते हैं उसको बताइए, जानते हैं राहट के बारे में? चाय वो वाला। व्हाट से इज, पानी निकाला जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ सिंचाई वाला जो था राहत था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इम्पोर्टर है, बहुत समझदार है आप लोग, हम्म समझदारी कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, तो इसका राहत का पहला लिखित विवरण कहा किसमें देखने को मिला? बाबरनामा में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने। बाबुल किस भाषा में? पर्शियन में। तो तारीफ क्या कर दी कि गलती बताने लगे? तुर्क में लिखा गया तुर्की था में। बाबरनामा, जी तुर्की में ठीक है। सर। मुगलों की दरबारी भाषा पर्शियन था। तारीफ नहीं करेंगे आज के बाद, भटक जाते आप लोग राह से, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, तो तुर्क में लिखा गया था, ठीक है। जहांगीर ने तुजा की जहांगीर, या बाबर ने जो भाषा लिखी थी वो दोनों को तुर्क था, ठीक है। मुबैयन शैली यूज करता था ना। हाँ बिल्कुल, मुंबईयान शैली का जन्मदाता कहा जाता है किसको? चलिए आगे चलेंगे। इस क्या? शाहरुख करके सिक्का ही चलाया था ना, शाहरुख। हाँ शाहरुख का सिक्का चलाया था, सब मुगल में पढ़ाएंगे, ठीक है। खुश होकर सिक्का चलाया था, इसलिए इसको कौन सी उपाधि दी गई थी शाहरुख नामक सिक्का चलाने के बाद? क्या बोलते हैं, लाखों का दान देने वाला, इसके क्या लाख बख्श बोलते? कुतुबुद्दीन था जिसने लाख शाहरुख बख्श के नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, लाख बख्श की नहीं, था वो। नहीं खुतबा वो तो पढ़वाया था एवक, शाहरुख पे। गुण समंदर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। आगे चले, इस्लामी की लिखित पुस्तक की बात करें, कह रहा फतू उस सलातीन, कौन सी पुस्तक थी? फतु फतू सुलातीन किसने लिखा? तो इसामी ने लिखा था। इसके अनुसार भारत में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में चरखे का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज एलाई का निर्माण करवाया, सिंचाई से संबंधित। हौज एलाई कहाँ पे था? हौज खास जो है। हाँ कहाँ पे है ये, कहाँ पे हौज एलाई कहाँ पे है? दिल्ली में साकेत के। दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ठीक है। ये सिंचाई से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिरोज तुगलक प्रथम शासक जिसे बांध बनाकर वर्षा का पानी एकत्र करने की योजना बनाई थी ना, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। वहां तक व्यापार एवं उद्योग की बात करें, बर्नी ने व्यापारियों को सौदागरान, ठीक है, कारवानियान, ठीक है, मुल्तानियान आदि शब्द का प्रयोग किया। व्यापारियों के विशेष समूह को तुजार एक खास कहा जाता है, ध्यान रखें, इंपोर्टेंट है। तुजार एक खास क्या था? तो व्यापारियों का विशेष समूह था। सुल्तान सुबकतगीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, सॉरी, 1193 में मलिक उल उमरा हुसामुद्दीन को दिए गए निर्देशों से ज्ञात होता है कि बड़े बड़े मार्गों, पुलों, सड़कों आदि की सुरक्षा व्यवस्था करना, व्यापारियों को सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त करना, ठीक है, क्या किसका दायित्व था? तो ये प्रांतीय गवर्नर का मुख्य कर्तव्य था, ठीक है। एक निर्देश से पता चलता है, जो निर्देश जो था हुसामुद्दीन को दिया गया था, हुसामुद्दीन बंगाल में था। गयासुद्दीन बलबन ने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के तो मेवात में जंगलों को साफ करवाया, मेवातियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया। तो गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था? मेवात के जंगल को साफ करवा दिया था, आक्रमण वगैरह हमेशा होते रहता था, ताकि व्यापारी मतलब सुरक्षित
महसूस कर सके। उसने मेवात में, ठीक है, मेवात में गोपालगीर के किले का निर्माण मेवातियों के द्वारा होने वाले उत्पादन को समाप्त कर दिया, उत्पाद को समाप्त कर दिया, सॉरी। दिल्ली के सुल्तानों को शपथ हम अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली में सराय अदल में मुल्तानियों के नियुक्ति अधिकारियों के रूप में करके नवीन परंपरा स्थापित की गई, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के काल में शांति एवं समृद्धि का काल था, क्योंकि उसने व्यापारियों पर लगे कष्टदायी कर को समाप्त कर दिया। दलाल ए, ठीक है, बजाराहा तथा चुंगी ए गल्लार समाप्त कर दिया, ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक के काल शांति का रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि सबकी बातें क्या करता था? मान लेता था, ठीक है। कभी भी किसी से उलझने की कोशिश नहीं, जो मांगा सब दिया, जो न मांगा उसको भी दिया, ठीक है। सबको मात्र 4 खुश करके प्रकार का रखा कर फिरोज था ना, तुगलक। 20 प्रकार का हाँ, कर तो पाया था। सारे कष्टदायी कर को समाप्त करके 4 प्रकार के कर को ये मुख्यतः रखा था। और बहुत तरह कष्टदायी कर थे व्यापारियों के ऊपर लगे, उस सबको हटा देता, ठीक है। जैसे दलाल ए, ठीक है, बजराहा तथा चुंगी ए गल्लार समाप्त कर दिया था। बाजार दलाल ए बजराहा चुंगी ए गल्लार व्यापारियों के ऊपर लगाए जाने वाले कर थे। अब आता है मुद्रा व्यवस्था से कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। जैसे मोहम्मद गौरी ने सोने के सिक्के 64 ग्रेन से, ठीक है, 66.5 ग्रेन के थे, जिस पर से लक्ष्मी की आकृति बनी थी। और देवनागरी भाषा में क्या लिखा हुआ था गौरी के सिक्के पे? मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद बिन शाम, जो कि इसका मूल्य नाम था, ठीक है। तो एक लक्ष्मी की आकृति, और साथ में किनका आकृति? लक्ष्मी जी की आकृति, ब्रह्मा या अपना। नंदी का, ठीक है। लक्ष्मी और नंदी की आकृति, ठीक है। नंदी। ध्यान रखने, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। सिक्कों पर इल्तुतमिश का नाम अरबी में अंकित था। इसने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा, ठीक है, अल मुस्तनसीर के नाम से सिक्के चलवाए। इसने जो सिक्का चलवाया उसको क्या कहते थे? इल्तुतमिश ने जो सिक्के चलवाए, सिक्के का नाम क्या था? टंका जिट्टल। टांका। ध्यान, टांका किसका था? टांका चांदी का। चांदी। आप तांबे का सिक्का को क्या बोलते थे? जीतल। जीतल कहते थे। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने सिक्कों का टकसाल लिखने की परंपरा प्रारंभ की। एग्जाम में पूछा जा सकता, प्रथम सुल्तान का नाम बताइए जो सिक्कों पे टकसाल का नाम लिखने की परंपरा थी। किसने शुरू की? इल्तुतमिश। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सोने चांदी तथा तांबे में मिश्री धातु के सिक्के अधिक मात्रा में निकाले गए, ठीक है। उसके सिक्के पर सिकंदर अरसानी शब्द अंकित था। सिकंदर अरसानी के नाम से किसे जाना जाता? सिकंदर अलसानी। हाँ, सिकंदर अलसानी खुद को कहता है, ठीक है, खुद को इसने उपाधि दे दिया था। बहुत जीता था ना प्रदेश, इसलिए इसको कहा जाने लगा। मुद्रा प्रणाली में विकास की दृष्टि से सुल्तान मोहम्मद तुगलक का शासनकाल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इल्तुतमिश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा शासक था जिसने मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन किया, हालांकि फ्लॉप कर गया, ठीक है। सब पता, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सोने के सिक्के पे क्या करवाया? कलमा खुदवाया। क्या करवाया? कलमा खुदवाया। बहलोल लोदी ने जीतल के स्थान पर कौन सा सिक्का चलाया? बहलोली चलाया। बहलोली के सिक्का कब तक जारी रखा? ठीक है, अकबर के शासनकाल तक विनियम के माथा दिल्ली में आपको देखने को मिलता बलहोली सिक्का। शाही टकसाल दिल्ली में स्थित था। सबसे अधिक टकसालें मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बनी, ठीक है। कुछ लोग तो अपने घर में ही बना लिया था टकसाल, ठीक है। तो सबसे अधिक टकसाल किसके शासनकाल में बना? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सिक्के चलाए? चांदी देख तांबा ले रहा था। हाँ बिल्कुल। तो कौन सा सिक्का बोलते हैं उसको? सांकेतिक मुद्रा। क्या बोलते हैं? कौन सा मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन सा मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा। इसी के साथ आपका कौन सा व्यवस्था समाप्त होता है? तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन समाप्त होता है, ठीक है। एमबीटी से एक प्रश्न मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा। एमबीटी ने जो सिक्के जो चलाए थे ना, सिक्के सॉरी मुद्रा जो चलाए थे उसको बोले सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा का सीख उसे कहां से मिली थी? कहां से उसने सीखा था? कुबलाई खान का नाम नहीं बताएगा। चाइना। कुबलाई खान तो सबको पता है। उसके बाद हम और भी एक शासक का नाम बताया था। चाइना वाइना में भी होता था ना सर। तो चाइना तो कुबलाई खान से प्रेरित था। उसके बाद और कहां पे चला? कलातू खान। कलातू खान जो कि ईरान का शासक था, उसको भी देखा था, चलाने की कोशिश किया। और चीन के राजा कुबलाई खान से भी प्रेरणा उसको मिली थी। कलातू और कुबलाई खान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये दोनों से प्रेरणा लेकर उसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर। ईरान का कलातू खान था, चीन का कुबलाई खान था, ठीक है। चीन मतलब मंगोलिया। आपसे दिल्ली सल्तनत पे अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, ये तो हो गया ना, सॉरी। अब दिल्ली सल्तनत पे कला एवं संस्कृति, ठीक है।
तो तैयार हैं आप लोग? हम्म। दिल्ली सल्तनत को समाप्त करवा देंगे, ठीक है? करवा दीजिए। इतना अकल डिटेल्स में आदमी कहीं पे भी खत्म हो दिल्ली जाएगा। सल्तनत नहीं पढ़ना है, ठीक है? दिल्ली सल्तनत जितना डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं इनफ है, इससे ज्यादा बाहर से नहीं आएगा दिल्ली सल्तनत में, समझ रहा है ना? एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब जितना प्रश्न इसमें पढ़ा बीपीएससी का ना, कल सेट भी भेजे थे बीपीएससी का, जिसमें से 30 वर्षों का क्वेश्चन भेजे थे ना, एक भी क्वेश्चन बाहर से निकाल के दिखा दीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन इसे पीडीएफ से ही आपको मिलेगा। दिल्ली से बीपीएससी का तो छोड़िए, यूपीएससी का भी सर आपको यहाँ से मिल जाएगा, देख लीजिएगा करके। कला एवं संस्कृति में बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत के कला एवं संस्कृति के ऊपर बात करेंगे। तो इस समय फारसी और संस्कृत भाषा के अतिरिक्त हिंदी, उर्दू, प्राय सभी प्रांतीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए। एक मिनट थोड़ा सा जूम और कर देते, ठीक। प्रसिद्ध फारसी कवि जामी द्वारा लिखित यूसुफ और जुलेमा की प्रेम कहानी का फारसी में संस्कृत में अनुवाद किया गया, ठीक है। तो प्रसिद्ध फारसी कवि का नाम क्या है? जामी। उसके द्वारा किसका प्रेम कहानी लिखा गया? माइक बंद कीजिए। यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कहानी। यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कहानी किसने लिखा? प्रसिद्ध फारसी कवि जामी। कहानी सुनिए नहीं, कुछ कुछ अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो लिख भी लीजिए, ठीक है। कॉपी खोल के बैठिए, अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो लिख लीजिए, केवल कहानी बैठ के सुनना नहीं होता है, ठीक है। कुछ अच्छा लगे तो उसे नोट डाउन करना भी होता है, ठीक है। नहीं तो अगर पीडीएफ निकाले हुए तो मार्क कर लीजिए, से इंपॉर्टेंट है तो वो भी नहीं किए होंगे। हमको पूरा भरोसा है आप लोगों से, कोई भी आदमी ना तो पीडीएफ निकाले होंगे ना कॉपी किताब खोल के बैठे होंगे। हम लिखते हैं सर। लिखते हैं, अरे आप तो स्क्रीनशॉट लेते हैं। पहले तो आप तो ना ये 1.5 घंटा क्लास चालू होने के बाद पहले आप आती हैं, तो आप तो बोलिए नहीं, सब लिखते हैं, ठीक है। आज सर हम सो गए थे अभी। फिर से सो जाइए, ठीक है। चलिए, फारसी विकास के लिए कौन सा केंद्र था? इसके बाद गाना ठीक सुना है। है। फारसी विकास के लिए केंद्र कौन सा था? लाहौर जो था आपको फारसी विकास का केंद्र था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो मुख्यतः भाषा का जो प्राथमिकता देगी फारसी भाषा थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब मुगल सम्राट में जाएंगे, मुगल लोग तुर्क थे, तो उन लोगों ने जिस भाषा को जो दिया तुर्क, उन लोगों की अपनी भाषा थी, लेकिन उस समय दरबारी भाषा जो था फारसी बना हुआ था, ठीक है, ठीक है। क्या था? चलिए, तो फारसी भाषा बना रहेगा, आगे चल के ही बना रहेगा। फारसी भाषा ब्रिटिश काल तक बना रहेगा, ठीक है। तो फारसी विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र था। दिल्ली सुल्तान ने इस भाषा के विकास के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं खोली तथा पुस्तकालय स्थापित किए। सबसे महत्वपूर्ण राजकीय पुस्तकालय जलाउद्दीन द्वारा स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन था? अमीर खुसरो था। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है, जलाउद्दीन के द्वारा, ठीक है, स्थापित कराया गया था एक मतलब राजकीय पुस्तकालय स्थापित किया गया। तो उसका अध्यक्ष कौन था? अमीर खुसरो। अब बोलोगे सर अमीर खुसरो तो अलाउद्दीन खिलजी के समय था, 8 सुल्तानों के साथ रहा था। ये नीतीश कुमार थे, ये फिक्स थे, ठीक है। सुल्तान बदलता था, ये नहीं बदलता था, ठीक है, ध्यान रखिए, ये अस्थायी थे। सुल्तान आएंगे, सुल्तान जाएंगे, हम तो वही रहेंगे, ठीक है। तो 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था अमीर खुसरो। अब बहुत बड़ा ये चटोर किस्म का आदमी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेगा ना तो बहुत ही घटिया घटिया, इससे प्रेरित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत घटिया घटिया शायर लिखा था। दरबार के किसी आदमी को पसंद तो नहीं आता था, लेकिन सब डर के बारे में वाह वाह करते रहता था, साथ में ये भी खूब वाह वाह करते रहता था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ये क्या बोलते थे, वो था, क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको यार, ठीक है, बिना मतलब के, हाँ, चापलूस था, चमचा कह लीजिए, ठीक है। हाँ, तो बहुत ऐसे भी कवि हुए, ठीक है, जो बहुत ऐसे भी कवि हुए जो कि मतलब शासक से मिलने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखते थे। जबकि एक को अकबर ने जब मिलने के लिए बुलाया तो बोले किसे, ठीक है, एक ने बोला से मतलब संत को क्या काम, ठीक है, शिकरी से मिलने गए थे उनसे, रास्ते में चप्पल टूट गई। तो मिलने का खुशी उनको नहीं था, उनको मतलब दुख था चप्पल टूटने का। कुछ ऐसे भी थे क्या, नहीं चिश्ती नहीं था, कुछ दूसरा नाम था, नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। सिकरी वाले चिश्ती नहीं थे। एक ने ऐसा भी थे जो बोले से मेरे घर में 2 दरवाजे, एक दरवाजे से सुल्तान आएगा तो दूसरे से मैं निकल जाऊंगा। एक जो थे चापलूस टाइप के थे, वो सब में चिपक जाता था। अमीर खुसरो वन ऑफ देम, ठीक है। बात के तबाकाते, हाँ, निजामुद्दीन औलिया ने इसको बोला था, किसको? खिलजी को ही बोला था सर।
अल्लाह बहलोल नहीं नहीं, गयासुद्दीन तुगलक को बोला था वो सेहुनुस दिल्ली दुरस्त अस्ती। ठीक है, खिलजी को बोला था मेरे घर में दो दरवाजे, अगर एक दरवाजे से सुल्तान आता था मैं दूसरे से निकल जाऊंगा। ठीक है, तो कुछ मतलब कुछ ऐसे भी संत हुए जिनको मतलब सुल्तानों से कोई वास्ता ही नहीं रहा। ठीक है, और कुछ ऐसे थे जो कि मतलब सरकारें आएगी सरकारें जाएगी हम तो वहीं रहेंगे। ठीक है, अमीर खुसरो वन ऑफ द 8 सुल्तानों का शासनकाल इसने देखा था, कहीं कभी साथ भी लेता है। ठीक है, अब आते हैं तबकाते नासरिक। मिहनाजुल सिराज की रचना इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी से लेकर नसरुद्दीन महमूद तक का शासक है। नसरुद्दीन महमूद किसके दामाद थे? उनके बलबन के। मैंने बोला था इस बलबन के दामाद थे। नसरुद्दीन महमूद के समय नाइब का पद किसके पास था? मोबलबन के पास था। ठीक है, बलबन के पास था। देखिए, एक बार में तो हम पूरा आपको मेडिवल नहीं करवा सकते, लेकिन 2 बार में हम मेडिवल पढ़ा के मैं आप लोगों को जो प्रॉमिस करता हूँ उससे रटवा दूंगा मेडिवल। ठीक है, एक एक चीज आपको याद होगा। ठीक है, इसे लगा दिल्ली सल्तनत आपके दिमाग में घूम रहा है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब तारीख फिरोज शाही बरनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यहाँ पे बलबन के सिंहासन रोहन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6वें अवस्था का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तो मुख्यतः फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल और बलबन के बीच की कहानी इसमें तारीख फिरोज शाही है। ठीक है, देखिए ये तारीख फिरोज शाही है। ठीक है, एक तारीख मुबारक शाही भी है। तो मुबारक शाही जो इसकी रचना याहिया बिन, ठीक है, अहमद सरहिंदी के द्वारा। ठीक है, पूरा नाम था याहिया बिन, ठीक है, अहमद बिन अब्दुल्लाह सरहिंदी। ठीक है, आप इसको याहिया बिन अहमद सरहिंदी करके याद कर सकते हैं। इस पुस्तक में सैयद वंश के बारे में तो फिरोज शाह तुगलक के नहर प्रणाली के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, समझ गए? मैंने एक बोला था एक प्रेम कहानी लिखी गई थी जिसका बाद में संस्कृत अनुवाद किया। किसकी प्रेम कहानी? तो यूसी पर जुलेखा की प्रेम कहानी थी। ठीक है, यूसुफ जामी ने हाँ लिखा था। किसने लिखा था? किसने लिखा जामी था? जामी ने लिखा था। और किस भाषा में लिखा था? फारसी में लिखा था। किसमें लिखा था? ध्यान में रखें, पर्शियन में लिखा था। ध्यान में इसको रखना है। अब आते हैं संगीत कला की बात करेंगे। इस्लाम धर्म द्वारा संगीत कला वर्जित था। इस्लाम में संगीत कला, ठीक है, उसके और बात करेंगे मादिरा सेवन करना, ये सब वर्जित था। लेकिन इस सबने किया, दिल्ली सल्तनत से मुगल तक मतलब सबने किया। मुगल में एक शासक ने औरंगजेब जो कि इस सब पे प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उसको भी बोलते प्रतिबंध लगाने के पीछे और भी कुछ विशेष कारण मानी जाती है। लेकिन इस्लाम धर्म द्वारा संगीत कला वर्जित था, परंतु भारतीय संगीत ने तुर्की शासकों पर प्रभाव डाला, जिसके फलस्वरूप बलबन का पुत्र जिसका नाम बुगरा खान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे सुल्तानों ने संगीत को संरक्षण प्रदान किया। इन सुल्तानों ने क्या क्या संगीत को मतलब क्या क्या संरक्षण प्रदान किया। जब तुर्क भारत आए तो अपने साथ ईरान एवं मध्य एशिया के, ठीक है, फलवलित समृद्ध अरबी संगीत की परंपरा भी लाए। उनके पास नए वाद्य यंत्र थे जैसे रबाब और सारंगी। उनकी एक विशिष्ट संगीत पद्धति थी। रबाब और सारंगी की बात करेंगे तो ये अरब से आया था। ठीक है, कहां से लेकर आए थे? तो अपने साथ ईरान में मध्य एशिया के फलवलित समृद्ध अरबी संगीत परंपरा को लेकर उनके पास कई वाद्य यंत्र थे। रबाब और सारंगी भी साथ में लेकर आते हैं। क्या थे? रबाब और सारंगी के नाम, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते आगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या मध्यकालीन संगीत परंपरा के संस्थापक अमीर खुसरो थे। सबसे उन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। ठीक है, तो कव्वाली लेकर कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, तो अमीर खुसरो लेकर आए, कव्वाली लेकर आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भारतीय संगीत परंपरा के आदि संस्थापक की बात करें, अमीर खुसरो थे। भारतीय परंपरा में उन्होंने मतलब क्या किया? कव्वाली को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, खुसरो ने तिलक, साजगिरी, शर्पदा, अमौन, घोर, एक मिनट, सनम आदि रागों को प्रचलित करने के कारण उसे नायक की उपाधि दी गई। बोलिए आप क्या? अमीर खुसरो भारत के ही थे ना? हाँ, अमीर खुसरो एक ऐसे मुसलमान थे जिनका जन्म भारत में हुआ था, इसलिए इनको भारतीय मुसलमान कहा जाता है। अपने आप को भारतीय कहलाना भी पसंद करते थे, तुर्क मुसलमान कहलाना नहीं पसंद करते थे। बहुत सारे जो भी उस समय मुसलमान जो थे संगीतकार, सबको तुर्क कहते थे, क्योंकि तुर्क कहने का मतलब अपने आप को उत्कृष्ट इलाइट क्लास की श्रेणी में आना। लेकिन अपने आप को हिंदुस्तान कहने में इन्होंने मतलब खुद को मतलब गौरवान्वित महसूस किया। इन्होंने खरी भाषा को मतलब प्रचलन किया, खरी भाषा। तो हिंदुस्तानी बोली जो थी उस समय, उसको मतलब इन्होंने मतलब किया गया श्रेष्ठता के तौर पे मतलब प्रस्तुत किया। ठीक है, और इन्होंने तबला वगैरह का भी आविष्कार किया था। ठीक है, सितार और तबले का आविष्कार, कव्वाली के जनक सबके सब किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को ही कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अमीर खुसरो, सितार, तबला, कव्वाली सबका निर्माण का भी श्रेय किसे दिया जाता था? अमीर खुसरो को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तिलक, ठीक है, तिलक, अभी भी आप जाएंगे गूगल पर जाकर, यूट्यूब पे जाएंगे, छाप तिलक सुनिएगा, बहुत मजा आएगा सुनने में।
ठीक है। साजगिरी, शरपदा, औमन, घोर, सनम आदि रागों को प्रचलित करने की परंपरा में नायक की उपाधि दी गई। मोहम्मद तुगलक संगीत प्रेमी था, उसने 1200 गायक थे, ठीक है। उसके कितने गायक थे? 1200 गायक थे तुगलक के शासनकाल में, एमबीटी के शासनकाल में। बलबन का पुत्र, ठीक है, बलबन का पुत्र, ये तो अय्यास आदमी था, ठीक है। बलबन का पुत्र बुगरा खान गायकों व नर्तकों का एक संस्था का निर्माण करवाया था, ठीक है। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पे प्रतिबंध लगाया था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है लज्जत सिकंदरी। इंपॉर्टेंट है, पीछे भी करवा चुका। लज्जत सिकंदरी किसके शासनकाल में लिखी गई? ठीक है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में, ठीक है। ध्यान में, इसके समय में एक वो भी आया था, ठीक है, क्या बोलते हैं, नापने के लिए इसको बोलते थे गज सिकंदरी। क्या बोलते थे उसको? गज ए सिकंदरी, ठीक है। एक क्या था? लज्जत सिकंदरी। लज्जत सिकंदरी किसकी पुस्तक थी? क्या बताएंगे? संगीत की पुस्तक थी। जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को संगीत के क्षेत्र में पारंगतता हासिल थी। संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ उसे ही समर्पित है और गायकी की उत्पत्ति का श्रेय इसे ही दिया जाता है। तो संगीत शिरोमणि किसे बोलते हैं? तो हुसैन शाह सरकी को जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जौनपुर का शासक था हुसैन शाह सरकी, ठीक है। ये शायद वो था, हुसैन शाह सरकी की बात करेंगे तो शायद ये होमोसेक्सुअल था शायद ये, इसके बारे में कुछ बोला जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, ट्रांसजेंडर था शायद ये। चित्रकला, एक बार चेक कीजिए गूगल पे। चित्रकला की बात के संततकालीन चित्रकला में प्रचलन का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बैकाही द्वारा लिखित गजनीयों के इतिहास से मिलता है, ठीक है। तो चित्रकला की बात करेंगे तो सल्तनत कालीन चित्रकला के प्रचलन का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बैहाकी की द्वारा लिखित पुस्तक गजनवियों के इतिहास में मिलता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चीनी चित्रकार भारत आए और इल्तुतमिश शब्द है कि राजदूत, ठीक है। तारीखे सुबुतगिन, हाँ बिल्कुल, हाँ उसमें गजनवियों का इतिहास है, तारीखे सुबुतगिन, बिल्कुल। और इल्तुतमिश ने राजदूत बना के चीन किसे भेजा था? इल्तुतमिश नहीं, एमबीटी ने भेजा था उसको। सॉरी, इब्न बतूता एमबीटी ने भेजा था, इब्न बतूता को भेजा 1341 में, 1341-42 में, ठीक है, ध्यान में रखिए। इल्तुतमिश के समय चीनी चित्रकार, ठीक है, ध्यान में, दिल्ली आए थे। इसकी पुष्टि इसामी की पुस्तक फतुल उल सलातीन से मिलता है। तो फतुल उल सलातीन के लेखक कौन है? इसामी है, ठीक है। सल्तनत काल में चित्रकला का सर्वाधिक प्रारंभ महत्वपूर्ण प्रसंग शम्स सिराज अफीफ की तारीख फिरोजशाही से मिलती है। तो तारीख फिरोजशाही एक अफीफ के द्वारा भी लिखा गया था, ठीक है। शम्स सिराज अफीफ की पुस्तक, ठीक है, तारीख फिरोजशाही से लिखी थी। अब इसे तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? बर्नी, कौन है? बर्नी है। लेकिन एक पुस्तक और भी है, तारीख फिरोजशाही का बर्नी रहेगा तो क्या मारेंगे? अफीफ मारेंगे, ठीक है। क्या मारेंगे? अफीफ मारेंगे, ठीक है। सल्तनत युग की प्रारंभिक चित्रकांतिक हिंदू मुस्लिम पांडुलिपियां अमीर खुसरो की दहलवी की खमसा नामक पांडुलिपि में है, ठीक है। तो सल्तनत युग में प्रारंभिक चित्रांकित हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि अमीर खुसरो दहलवी की, ठीक है, दहलवी मतलब दिल्ली वाला, ठीक है। खमसा नामक पांडुलिपि में आपको देखने को मिलता है। बंगाल का सुल्तान नुसर शाह के निर्देश पे शफरनामा नामक पांडुलिपि भी तैयार की गई। शरफनामा, ठीक है, क्या नाम था? शरफनामा। अब आते हैं आर्किटेक्ट, ठीक है, स्थापत्य कला। तुर्क बहुधा हिंदू अलंकरण के नमूने जैसे घंटियों नमूने, बैल के नमूने, स्वास्तिक तथा कमल आदि का प्रयोग करते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अलंकरण की संयुक्त विधि, ठीक है, अरबैक्स कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अलंकरण की संयुक्त विधि क्या कहलाती थी? अरबैक्स कहलाती थी। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबका निर्माण किया। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पे तो लिखा हुआ कुतुब, देख के भी गलती बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुतुब मीनार के निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, ठीक है। 2.5 दिन के झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का, ठीक है, प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? अली दरवाजा का, अलाई दरवाजा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गुजरात भी सुल्तान गढ़ी का मकबरा, बदायूं की जमा मस्जिद और नागौर में, ठीक है, अतरकिन के दरवाजा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सुल्तान गढ़ी का मकबरा एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा, किसने करवाया था इसका निर्माण? इल्तुतमिश ने, ठीक है। बदायूं की जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। और ताजमहल बोलते हैं, ठीक है, क्या
बोलते हैं ये ढाई क्या बोलते हैं अतार्किन कुतुब मीनार का निर्माण का पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने, ठीक है। अब कहते हैं कौसी के सीरी, ध्यान रखिए, कौसी के सीरी, अलाई दरवाजे, हजार सितून, हौज ए अलाई, ठीक है, जमात ए खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिन ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपको नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अलाई दरवाजा के बारे में काफी इतिहासकार काफी तारीफ करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कौसी के सीरी, ठीक है, अलाई दरवाजा, हजार सितून, हौज ए अलाई, जिसको हौज ए खास भी कहते हैं, ठीक है, इस सब का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद नगर में अपना मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तुगलकाबाद नगर में अपना मकबरा का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने। जहां पनाह नगर, ठीक है, आदिल शाह के किले, हजार सितारों के महल, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तुगलक। तो सबके साथ मोहब्बर बिन तुगलक ने करवाया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुछ ए शिकार, फिरोज शाह कोटला नामक दुर्ग, हौज ए खास, ठीक है, कब हौज ए खास, ठीक है, वो सीरी ए खास था नहीं, ये हौज ए खास इसका हौज ए खास, कमरुद्दीन औलिया का मकबरा, ठीक है, अलाई लाल गुबंद, खिड़की मस्जिद, हौज खास की जमा मस्जिद, तुर्कमान द्वार के कला मस्जिद का निर्माण एवं जौनपुर, फिरोजबाद, फिरोजपुर, फतेहबाद, हिसार आदि नगरों का निर्माण किसने करवाया? बहुत सारे नगर का निर्माण करवाया था ये। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधारिएगा, हौज ए खास की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका भी एक ये भी खास का निर्माण करवाया था खिलजी ने, इसका नाम क्या था? खिलजी वाला, इसका हौज ए अलाई है, ठीक है, ये हौज ए अलाई है, उसका हौज ए खास है। अलाई, अलाई से अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी लिख लीजिएगा, हौज ए खास से ध्यान रखिएगा, खास से क्या हो जाएगा? तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। किस किस नगर का स्थापना करवाया? जौनपुर। हाँ, सीरी का किला, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब आते हैं जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिसार, सभी नगरों का स्थापना किसने करवाया? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में जो मैदान जो उसका निर्माण, ये दुर्ग था पहले, इसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह। बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं बलहौल लोधी, बलहौल लोधी की बात करेंगे तो बलहौल लोधी के मकबरे, मोती मस्जिद, बड़े मियाँ तथा छोटे खां की समाधि, बड़ा गुंबद का निर्माण सिकंदर लोधी ने करवाया था। तो बलहौल लोधी का मकबरा, ठीक है, अपने पिताजी थे बलहौल लोधी, सिकंदर लोधी के, ठीक है, उनका मकबरा, मोती मस्जिद, बड़े खां तथा छोटे खां की समाधि, बड़ा गुंबद का निर्माण किसने कर? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का मकबरा का निर्माण कौन करवाएगा? उसका पुत्र इब्राहिम लोधी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इब्राहिम, इस समय नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें एक गुंबद के स्थान दो गुंबदों का निर्माण होता था। लोधी काल में मकबरों का काल कहा जाता है। किसके काल के मकबरों का काल कहा जाता था? लोधी काल को। तो कभी कभी पूछा जाता, मैं उस सबसे एक बार प्रश्न करवा दे रहा हूँ, सभी लोग एक बार बोलिए, करवा देना। इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता। हाँ बिल्कुल। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? किधर है? कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में। किसने निर्माण करवाया? जल्दी जल्दी बोलते रहिए, रुकना नहीं है, ठीक है। कुतुबुल ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश। ध्यान में रखे किसने करवाया, तो ध्यान में रखेगा किसने करवाया? तो कुतुब इल्तुतमिश कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है, कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है, बहुत ज्यादा है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? ऐबक। ठीक है, अजमेर में है। इल्तुतमिश का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। खुद करता है, ठीक है। जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जमा मस्जिद का निर्माण बदायूं। इल्तुतमिश, बदायूं वाला, ठीक है। जमा मस्जिद हर शहर में जमा मस्जिद मिलेगा, ठीक है, जो भी बड़ा शहर है वहां पे जमा मस्जिद मिलेगा, ठीक है। अतारकिन का दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश नागौर में पड़ता है। सुल्तानगढ़ी अथवा नसरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश ने करवाया। कहाँ पे है ये नसरुद्दीन का मकबरा? दिल्ली। लाल महल का निर्माण किसने कराया? लाल महल का निर्माण लाल महल के किले में किसने अपना राज्याभिषेक किया था? ₹1 भी नहीं मिलेगा बताने को। खिलजी ने किया था बेचाचा। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बलबल के लाल महल के किले में, ठीक है। बलबल का मकबरा बलबल ने निर्माण करवाया। सर आपने बोल दिए। जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली में है, ठीक है। अलाई दरवाजा भी खिलजी के द्वारा, हजार सितून ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये सब के सब दिल्ली में है, ठीक है। अभी दिल्ली ही चल रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं, जमा मस्जिद जो है ना इल्तुतमिश वाला, वो केवल बदायूं में है, ठीक है, क्योंकि बदायूं का गवर्नर भी रहा था इल्तुतमिश, ध्यान में रखिएगा। आप बोलेगा क्यों, तो ध्यान में, बदायूं का गवर्नर था। शासक बनने से पहले कहाँ के गवर्नर था ये? बदायूं का।
बदायूं का गवर्नर था, ठीक है। अब आता है हजार सितून। हजार सितून का हजार स्तंभ, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा खुद ही बनाया। आदिलाबाद, आदिलाबाद का बाद किला की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। जहांपना नगर किसने बनाया? जहांपना नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन शेख निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन मोहम्मद तुगलक इनसे बड़ा मोहम्मद करीबी बिन था। कहा तुगलक जाता है सर निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन तुगलक ने किससे मिलकर निपटा दिया? गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया से किसकी नहीं बनती थी? गयासुद्दीन को गयासुद्दीन तुगलक की नहीं बोलती थी, ठीक है। उसने बोला दिल्ली हुनूज दिल्ली दुरस्त अस्ती, दिल्ली तो पहुंच जाओ तब ना हमको बोलोगा। ये किस गयासुद्दीन कॉन्टेक्स्ट तुगलक ने में बोला बोला था। था ये? अरे उस दोनों से नहीं बनती थी, ठीक है, दोनों से नहीं बनती थी। तो बंगाल विजय पे निकला ना, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जीवन में एक ही विजय किया था, बंगाल विजय। तो बंगाल विजय करके जब लौट रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी निजामुद्दीन औलिया को बोला से मेरे आने से पहले दिल्ली तुम छोड़ दो। तो बेचारा बंगाल से लौट ही रहा था तो बोला ठीक है पहले अब आप तो जाइए, दिल्ली तो अभी दूर है, दिल्ली दूरस्थ अस्ति, निजामुद्दीन ठीक है। औलिया सन था ना? हाँ, निजामुद्दीन सन। औलिया संत है, ठीक है, बिल्कुल। और ये दिल्ली के सीमा में प्रवेश करने से पहले, दिल्ली के सीमा के बाहर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह का मकबरा फिरोज तुगलक ने बनाया। खास ए जहां तेलंगनी, ठीक है, ध्यान रखें। जूना जुना शाह सा। खाने जहां ने बनाया था, ठीक। काली मस्जिद जूना शाह खाने जहां। खिड़की मस्जिद इंपॉर्टेंट है, जूना शाह खाने जहां। बहलोल लोदी का मकबरा लोदी काल में बना था और इसके बेटा ने बनाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी का मकबरा ये भी लोदी काल का इब्राहिम लोदी ने बनाया। मोट की मस्जिद कई बार पूछा जाता है, सिकंदर हाँ। लोदी के काल में बना था, प्रधानमंत्री मियां भुआ ने बनाया था, ठीक है, दिल्ली में आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए इतना कलेक्शन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा सल्तनत काल का, क्योंकि सल्तनत काल में बहुत ज्यादा, सल्तनत काल का आर्ट एंड कल्चर बचा हुआ नहीं है, ठीक है, लगभग समाप्त हो चुका है। इसलिए एग्जाम में प्रश्न कभी कभी आते हैं, ठीक है। तो इतना कलेक्शन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसको सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। डीपी भी लगा सकते हैं ताकि बार बार याद रहे, ठीक है। और आज का लास्ट हाँ सर, चैप्टर जो तो है, ये सर इसका पीडीएफ निकालना है, बस बात खत्म। हाँ ये भी कर सकते हैं, हालांकि पीडीएफ में ही रह जाता है, पीडीएफ तो हम बहुत दे रखे हैं, ठीक है। तो पीडीएफ पढ़ने के बाद नहीं नहीं, पेज आईएएस निकालेंगे ना, वाईएएस बन जाएगी। पीडीएफ मतलब पेज निकालेंगे, कितना हाँ पेज का है? पीडीएफ निकालेगा तो चिपका दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी। मोट का मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर सिकंदर लोदी। प्रधानमंत्री हुआ हुआ। बंगाल में किसी और ने किया था अपने देखने को, नाम का क्या है? प्रधानमंत्री का धुआं पता नहीं। मियां धुआं नहीं था, मियां भुआ था, ठीक है। धुआं धुआं नहीं था, ठीक है, मियां भुआ था, ठीक है। इतना ही दिमाग में सर ऑप्शन बन जाता है, बहुत एग्जाम में धुआं काम आ धुआं जाएगा, धुआं नहीं। प्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा था। हाँ। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत का विघटन, डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। सर बहुत बुरा हुआ दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का बुरा होना ही था, इन लोग की हरकतें ठीक नहीं थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार 14वीं शताब्दी के अरे हरकतें ठीक करने का मतलब, चाचा जो था भतीजा के खिलाफ साजिश कर रहा था, बाप जो था बेटा के खिलाफ साजिश कर रहा था, दामाद ससुर को बर्बाद दे रहा था, तो क्या बोलेंगे इसको? हस्बैंड वाइफ के खिलाफ साजिश कर रहा था, बताइए ऐसा कुतुब होता है मीनार क्या? जाइएगा ना तो सर कुतुब मीनार इतना पूरा वही साजिश है होता है इसमें सर, दिल्ली सल्तनत में, क्या बताएं। अंत होने का निशान आता है, अंत होना ही होगा। को तो सर हटा देना चाहिए सब्जेक्ट ही। सर कुतुब यह मीनार तो पूरा जैन मंदिर है, कैसे कह हाँ तो जैन मंदिर कह है रहा ही है कि ना, हम जैन लोग मंदिर, जैन मंदिर कुतुब मीनार वहां पे गणेश जी का भी एक मूर्ति हाल फिलहाल में मिला था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार 14वीं शताब्दी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। ध्यान रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। सल्तनत सिंधु से लेकर कावेरी तक विस्तार हो गया, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में विशाल तुगलक साम्राज्य पतनोन्मुख होने लगा और 14वीं शताब्दी के अंत तक अनेक प्रांतीय साम्राज्यों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। 1398 में तैमूर का आक्रमण सल्तनत के लिए एक मरणांतक आघात सिद्ध हुआ और इसके साथ ही दिल्ली विघटन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। तैमूर ने आक्रमण किया और खिलिज खां बनता है शासक सैयद और उसका दिल्ली की कहानी समाप्त। सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई, जब मदुरा के तुगलक गवर्नर ने विद्रोह कर दिया और 1333 में स्वतंत्र मदुरा सल्तनत की स्थापना की। और 1333 में आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत से का ही मतलब जो कभी उसके गुलाम के श्रेणी में आते थे हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का भी स्थापना किया था। तो दिल्ली सल्तनत का विघटन जारी रहा, इसके परिणाम के स्वरूप खानदेश, मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर आदि स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन
ठीक है। खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत का पतन होगा तो क्या होगा? तो बहुत सारा प्रांतीय राज्य, जब भी सेंटर कमजोर होगा तो क्या होगा? सेंटर कमजोर होगा तब प्रांत में नए नए राज्य बनेंगे ना, प्रांत में नए नए राज्य। तब धीरे धीरे प्रांत में नया नया राज्य बनना शुरू होगा। जब प्रांत में नया नया राज्य बनना शुरू होगा तो फिर मतलब मुगल साम्राज्य आएगा। तो मुगल साम्राज्य क्या करेगा? सबको यूनाइट कर देगा। फिर मुगलों का पतन होगा तो फिर मुगलों का पतन में नए नए राज्य आएंगे। फिर मतलब ब्रिटिश आएगा तो सबको यूनाइट करके क्या करेगा? एक स्टेट बना देगा, ठीक है, एक देश बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से सर अभी ये क्या से होगा थोड़ा फिर स्वतंत्र जाना चाहिए था, क्या? थोड़ा मराठा को थोड़ा और फैल जाना चाहिए था, हाँ ठीक है। तब अंग्रेज